नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एलडीसी भर्ती परीक्षा 2018 के 12 अगस्त 2018 को जो पेपर हुआ उसका सॉल्यूशन और आगामी जो प्रश्न क्या पूछे जा सकते हैं इन टॉपिक में से और इनके संबंधित जितने भी जो है टॉपिक है उनके क्या प्रश्न बनाए जा सकते हैं, क्या हम लोगों से पूछे जा सकते हैं, उन सभी पर हम आज चर्चा करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। ज्योग्राफी के कौन कौन से प्रश्न हम लोगों से पूछे गए, उनका क्या सॉल्यूशन है और उनसे और क्या प्रश्न हम लोगों से आगामी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है कि राजस्थान देश में खाली जगह का एकमात्र उत्पादक खनिज है। यह प्रश्न खनिज को लेकर पूछा गया था और इसमें था कि किस खनिज में राजस्थान का एकाधिकार है, किस खनिज का उत्पादन राजस्थान में जो है 90% से अधिक होता है, यह प्रश्न। तो देखिए, हम बात करते हैं ऑप्शन सी की, जैस्पर, सीसा जस्ता और वोलेस्टोनाइट। जैस्पर का राजस्थान में 100% यानी 100% उत्पादन केवल हमारे राजस्थान में होता है। वहीं बात करते हैं अपन सीसा जस्ता, इसमें राजस्थान में लगभग 90% से ज़्यादा उत्पादन राजस्थान में होता है। वहीं वोलेस्टोनाइट की बात करते हैं हम, इसके उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है, यानी 100% उत्पादन हमारे राजस्थान में होता है। तो इस तरह से राजस्थान देश में जैस्पर, सीसा जस्ता और वोलेस्टोनाइट का एकमात्र उत्पादक राज्य है। वहीं इसके साथ साथ तांबड़ा, जिसे हम गार्नेट या रक्तमणि के नाम से भी जानते हैं, इसके उत्पादन में भी राजस्थान का पूरे भारत में एकाधिकार है। इस तरह से राजस्थान जैस्पर, सीसा जस्ता, वोलेस्टोनाइट और रक्तमणि जैसे खनिजों के उत्पादन में एकाधिकार प्राप्त राज्य है। अब हम बात करते हैं इसके संबंध में और भी प्रश्न हम लोगों से पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन से खनिजों में राजस्थान का प्रथम स्थान है। तो जैसे चांदी, फेल्सपार, जिप्सम, टंगस्टन, रॉक फॉस्फेट जैसे खनिजों में राजस्थान का प्रथम स्थान है। इनका उत्पादन सबसे ज़्यादा हमारे राजस्थान में होता है। वहीं जैस्पर, सीसा जस्ता, वोलेस्टोनाइट और तांबड़ा जो है केवल राजस्थान में या 90% से ज़्यादा उत्पादन इनका हमारे राजस्थान में होता है। और इसी कारण राजस्थान खनिजों की दृष्टि से जो है एक खनिजों की विविधता की दृष्टि से एक जो है भरपूर राज्य होने के कारण इसको राजस्थान को खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है। कई तरह के प्रश्न हम लोगों से आगे भी पूछे जा सकते हैं कि किस में प्रथम स्थान है या खनिजों का अजायब घर किसे कहते हैं। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की कि किस जल विद्युत परियोजना में राजस्थान सरकार ने पड़ोसी राज्यों के साथ सहभागिता की है। इसका तात्पर्य है कि राजस्थान का कौन से पड़ोसी राज्यों के साथ परियोजनाओं को लेके जो है साझा किया गया। जैसे बात करते हैं अपन भाखड़ा नागल परियोजना, भाखड़ा नागल परियोजना जो कि सतलज नदी पर स्थित है, सतलज नदी पर। और यह जल विद्युत का मतलब है जल के द्वारा विद्युत उत्पादन। जल विद्युत की दृष्टि से यह राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है और इसमें राजस्थान का 15.22% भाग आता है। लगभग जो है इसमें टोटल उत्पादन इसका जो है 1493 मेगावाट है। इसमें से राजस्थान का जो हिस्सा है लगभग 227 मेगावाट जो है राजस्थान को बिजली मिलती है।
तो इस तरह से भाखड़ा नागल परियोजना यह राजस्थान और इसके पड़ोसी राज्य पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। दूसरी बात करते हैं अपन व्यास परियोजना की। व्यास परियोजना भी यह परियोजना व्यास नदी पर बनी हुई है। यह भी राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है और इससे लगभग राजस्थान को 477 मेगावाट बिजली का जो है मिलती है। इस प्रकार यह भी राजस्थान की अपने पड़ोसी राज्यों के साथ सहभागिता वाली जल विद्युत परियोजना है। तीसरी बात करते हैं अपन चंबल परियोजना। चंबल परियोजना यह चंबल नदी पर स्थित है और यह राजस्थान तथा मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है और राजस्थान और मध्य प्रदेश में दोनों का 50:50 यानी दोनों का आधा आधा भाग है। इससे टोटल 386 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है, जिसमें से राजस्थान को 193 मेगावाट और वहीं जो है मध्य प्रदेश को 193 मेगावाट बिजली मिलती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भाखड़ा नागल, व्यास और चंबल तीनों ही राजस्थान की जो है अपने पड़ोसी राज्यों के साथ सहभागिता वाली परियोजना है। तो सही उत्तर होगा इसका दिए गए सभी विकल्प। तो इस तरह से प्रश्न हम लोगों से पूछे जा सकते हैं। इसके साथ और भी कई परियोजनाएं हैं जो केवल राजस्थान की है जल विद्युत की दृष्टि से, जिसमें हमारी अनास परियोजना भी है, एक जाखम परियोजना भी है जो केवल हमारे राजस्थान की है, लेकिन यह राजस्थान और उसके पड़ोसी राज्यों की संयुक्त परियोजना है। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की कि अगला जो है भूगोल का कौन सा प्रश्न पूछा गया। अगला प्रश्न था कि राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सी जनजाति जनसंख्या के आधार पर द्वितीय है। तो देखिए हम बात करते हैं 2011 की जनगणना के आंकड़ों को। तो 2011 की जनगणना की यदि हम बात करें तो राजस्थान की कुल जनसंख्या में लगभग 92.38 लाख जो है जनसंख्या वह थी जनजातीय जनसंख्या। जनजातीय जनसंख्या और यह राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग 13.48%, यदि हम राउंड फिगर में बात करें तो 13.48 या 13.50% जो है यह राजस्थान की कुल जनसंख्या का भाग था। इस जनसंख्या में राजस्थान की जो मुख्य जनजातियों की बात करें तो सबसे पहला स्थान आता है मीणा का। मीणा राजस्थान में सर्वाधिक जनजाति है, निवास करने वाली जनजाति है। राजस्थान में सर्वाधिक निवास करने वाली जनजाति है मीणा, जो कि जयपुर के आसपास निवास करती है। दूसरी है भील जनजाति। यह राजस्थान की दूसरी या द्वितीय जनजाति है जो उदयपुर के आसपास निवास करती है। तीसरी जो जनजाति है वह है हमारी गरासिया। गरासिया जनजाति यह राजस्थान की तीसरी जो है बड़ी जनजाति है जो राजस्थान में निवास करती है और इसका निवास क्षेत्र मुख्य रूप से सिरोही के आसपास है। वहीं चौथी बात करें तो आता है सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति यह चौथी राजस्थान की बड़ी जो है जनजाति है और यह मुख्य रूप से 12 जिले में जो है निवास करती है। तो प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातीय जनसंख्या में द्वितीय हमारा सही आंसर होगा फर्स्ट भील जनजाति, जो जनसंख्या के आधार पर राजस्थान की दूसरी बड़ी जनजाति है जो निवास करती है उदयपुर और इसके आसपास के जिलों में, मुख्य रूप से उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में इसका निवास क्षेत्र है। बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। इसके संबंध में और भी प्रश्न हम लोगों से पूछे जा सकते हैं वर्तमान में, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि जो
जो हमने संविधान की अनुसूची 5 है उसके अकॉर्डिंग राजस्थान के 3 जो जिले हैं जिनको पूर्ण रूप से अनुसूचित जनजातीय जिले घोषित किए हैं, जिसमें हमारे जो है मुख्य रूप से जो जिले हैं हम उन जिलों की बात करेंगे। वह भी प्रश्न हम लोगों से पूछा जा सकता है, इसके साथ ही हम उनकी बात कर रहे हैं कि राजस्थान के प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों को अभी हाल ही में भारतीय संविधान की अनुसूची 5 के तहत पूर्ण अनुसूचित जनजातीय जिले घोषित किया गया है। तो यह भी हमारा प्रश्न एक और नया प्रश्न बन सकता है कि पूर्ण रूप से अनुसूचित जनजाति जिले कौन कौन से हैं। तो प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, और इन जिलों में मुख्य रूप से राजस्थान में जो है भील जनजाति क्या करती है, निवास करती है। तो इस तरह से अगला प्रश्न शायद हो सके जो आगामी प्रश्न जो पेपर आने वाले हैं एलडीसी के, तो उसमें अनुसूचित जनजाति को लेके इस तरह के प्रश्न हम लोगों से पूछे जा सकते हैं। हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित पशु उत्पादों में से कौन सा एक राजस्थान का मुख्य पशु उत्पाद है। देखिए हम बात करते हैं पशु गणना, जो कि थी 19वीं पशु गणना 2012 की। 19वीं पशु गणना 2012 के अनुसार देखा जाए तो राजस्थान पशु संपदा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण राज्य है। यहाँ लगभग 5.77 लाख जो है पशुधन पाया जाता है, और जो कि पूरे भारत की कुल पशु संपदा का लगभग 11.27% है। जब पशु संपदा की दृष्टि से राजस्थान एक अग्रणीय राज्य है, तो वहीं पशु जो है उत्पादों की बात करें तो राजस्थान में मुख्य रूप से जो है वह दुधारू पशुओं की दृष्टि से जो है राजस्थान अव्वल है। राजस्थान में यदि बात करें तो सबसे ज्यादा बकरी, उसके बाद गोवंश, उसके बाद भैंस और भेड़। यह जो है क्रम है कि राजस्थान में पशु संपदा का जो सबसे ज्यादा बकरी पाई जाती है, उसके बाद जो है गोवंश पाया जाता है, उसके बाद भैंस और भेड़। और यह सभी जो है राजस्थान में मुख्य रूप से दुग्ध उत्पादक माने जाते हैं। पशु हैं, दुग्ध उत्पादन पशु है। और इसी दृष्टि से देखा जाए तो दुग्ध जो है मीट, अंडा, चमड़ा और दूध, तो राजस्थान पशु उत्पादों में राजस्थान का मुख्य पशु उत्पाद कौन सा है, दूध है। और दूध उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का भारत में दूसरा स्थान है। दूध उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का भारत में दूसरा स्थान है। वहीं बात करते अपन मांस उत्पादन की, तो इसमें राजस्थान का भारत में 12वां स्थान है। और अंडा उत्पादन की हम बात करते हैं तो इसमें राजस्थान का जो है 14वां स्थान है। तो इस तरह से यदि बात करें तो निम्नलिखित पशु उत्पादकों में से कौन सा राजस्थान का एक महत्वपूर्ण पशु उत्पाद है, तो सही उत्तर है इसका दूध। राजस्थान में मुख्य रूप से दूध, ऊन, मीट, मांस और अंडा का जो है विशेष उत्पादन होता है। और इसमें सबसे ज्यादा होता है दूध का उत्पादन, उसके बाद होता है ऊन का उत्पादन। दूध उत्पादन में राजस्थान का भारत में दूसरा स्थान है। ऊन उत्पादन में राजस्थान का भारत में यद्यपि पहला स्थान है, लेकिन जो है दूध से उसका उत्पादन क्या होता है, कम होता है। तीसरे में है वह है अपना मांस उत्पादन में राजस्थान का 12वां स्थान है। वहीं अंडा उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान का भारत में 14वां स्थान है। तो हमारा सही उत्तर होगा दूध। कि निम्नलिखित पशु उत्पादकों में से कौन सा एक मुख्य पशु उत्पाद है, तो सही उत्तर इसका होगा दूध।
ये सभी प्रश्न वर्तमान परिस्थितियों को लेके पूछे गए। अभी हाल ही में आप लोगों को पता होगा कि राजस्थान सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना जिसको अन्नपूर्णा दुग्ध योजना के नाम से जाना गया है। अन्नपूर्णा दुग्ध योजना, जो कि 2 जुलाई 2018 को जयपुर से प्रारंभ की गई थी। इसके तहत जो हमारे प्राथमिक स्तर के विद्यालय है, यानी कक्षा 1 से लगाकर 8 तक के बालक बालिकाओं को, कक्षा 1 से 8 तक के बालक बालिकाओं को जो है पहले सप्ताह में 3 दिन दूध वितरण का एक प्रावधान रखा गया था, लेकिन 1 सितंबर 2018 से सप्ताह में 6 दिन जो है बालक बालिकाओं को, कक्षा 1 से 8 तक के बालक बालिकाओं को जो है दूध वितरण किया जाएगा, जो कि एक पौष्टिक आहार के रूप में उनको जो है दिया जाना है। और इस कारण इसका मुख्य उद्देश्य था कि राजस्थान में एक तो शिक्षा के दृष्टिकोण को वृद्धि करना, बालक बालिकाओं को पौष्टिक आहार करके उनका शैक्षणिक विकास करना, साथ ही राजस्थान में डेयरी उद्योग, दुग्ध उत्पादन या डेयरी उद्योग को बढ़ावा देना। इस डेयरी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए या डेयरी विकास के लिए यह योजना हमारे राजस्थान के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना है। तो अगला जो पेपर होने वाला है, हो सकता है उसमें हमें डेयरी विकास को लेकर प्रश्न पूछा जा सकता है कि डेयरी विकास के लिए वर्तमान में राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी योजना कौन सी है। तो उसका सही उत्तर होगा हमारा अन्नपूर्णा दुग्ध योजना, जो कि 2 जुलाई 2018 को प्रारंभ की गई और 1 सितंबर 2018 के बाद इसमें बालक बालिकाओं को, जो कक्षा 1 से 8 तक के बालक बालिकाएं हैं, उनको जो है सप्ताह में 6 दिन जो है दूध का वितरण किया जाएगा। इस तरह से हमारा डेयरी विकास है। इसी में एक प्रश्न और हम लोगों से पूछा जा सकता है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में इस अन्नपूर्णा दुग्ध योजना में दूध का वितरण किसके द्वारा किया जा रहा है। तो इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना में दूध का वितरण जो हमारी प्राथमिक दुग्ध सहकारी समितियां जो स्थानीय स्तर पर काम करती है, उसके द्वारा जो है विद्यालयों में दुग्ध का जो है उपलब्ध करवाया जाएगा। वहीं बात करते हैं अपन शहरी क्षेत्रों में दूध का वितरण है वह सरस के माध्यम से करवाया जाएगा। जो सरस एक राजस्थान कॉरपोरेटिव डेयरी फेडरेशन है, राजस्थान कॉरपोरेशन डेयरी फेडरेशन जिसको हम बोलते हैं राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन, जिसकी स्थापना सन 1977 में की गई थी। इसके द्वारा जो इसका ब्रांड है सरस, इसके द्वारा जो है शहरी क्षेत्रों में विद्यालयों में अन्नपूर्णा योजना के माध्यम से दूध उपलब्ध करवाया जाएगा, जो कि 1 से 8 तक के बच्चों के लिए जो है पौष्टिक आहार के रूप में उपलब्ध होगा। तो हो सकता है वहां में डेयरी विकास के लिए यह पूछा जा सकता है कि डेयरी विकास या दुग्ध उत्पादन के लिए राजस्थान की राज्य स्तरीय संस्था कौन सी है। तो ये हमारी है राज्य स्तरीय संस्था। डेयरी विकास के लिए 3 संस्थाएं काम करती है। एक तो राज्य स्तर पर राजस्थान डेयरी सहकारी डेयरी फेडरेशन, दूसरा है जिला स्तर, हम उसकी भी बात करते हैं कि राजस्थान में किस तरह से जो है इनका है। तो डेयरी विकास की कुछ संस्थाओं के बारे में भी हम सामान्य सी जानकारी करें कि डेयरी विकास को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में राज्य स्तर पर जो काम करती है उसका नाम है राजस्थान सहकारी डेयरी
फेडरेशन। दूसरा है जिला स्तर पर। जिला स्तर पर जब हम बात करते हैं तो यहां संस्था कार्य करती है जिला दुग्ध उत्पादक संघ। और तीसरा है स्थानीय स्तर। यहां पर प्राथमिक सहकारी समितियां। यह जो है डेयरी विकास के लिए एक त्रिस्तरीय जो है ढांचा हमारे राजस्थान में है। तो हमारा डेयरी विकास का भी प्रश्न आने वाले एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। सीसा जस्ते का अयस्क नहीं है। पहले हम बात करते हैं अयस्क। अयस्क वे जिनसे जो है धातु का जो है निकाली जाती है, यानी खनिज को जब खनिज को खान से निकाला जाता है तो उसमें कई अधात्री और अन्य प्रकार के जो है होते हैं। उनमें से जो अयस्क होता है उसको साफ करने की जो है क्रम है वह कहलाता है धातु कर्म। धातु कर्म के द्वारा जो है अयस्क से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, जो है धातु प्राप्त करते हैं। और तो अब हमारे राजस्थान में सीसा जस्ता में के उत्पादन में राजस्थान का पूरे भारत में एक एकाधिकार है। यहाँ पर 90% से सीसा और जस्ते का उत्पादन होता है। तो राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान में सीसे जस्ते के कौन कौन से अयस्क है, पहले हम राजस्थान में बात करते हैं। तो राजस्थान में सीसे का जो अयस्क है वह है गैलेना, जिसको रासायनिक PbS लेड सल्फाइड के रूप में हम जानते हैं। लेड सल्फाइड यह जो है सीसे जस्ते का अयस्क है और यह राजस्थान में सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो यह प्रश्न अगले वाले में पूछा जा सकता है कि राजस्थान में सीसे जस्ते का कौन सा अयस्क निकलता है, तो वह निकलता है गैलेना। दूसरी हम बात करते हैं हेमेटाइट की। तो हेमेटाइट यह लोहे का अयस्क है। लोहे का अयस्क है। लोहा अयस्क दो प्रकार का होता है, लोहा अयस्क 4 प्रकार का होता है। एक तो होता है आपके मैग्नेटाइट, दूसरा हेमेटाइट, तीसरा लिमोनाइट और चौथा सीडेराइट। तो इस तरह से गैलेना सीसे का अयस्क है, जबकि हेमेटाइट है वह लोहे का अयस्क है। तीसरा है जिंकाइट। जिंकाइट का मतलब होता है जिंक कार्बोनेट, जिससे जस्ता प्राप्त किया जाता है। और वहीं कैलेमाइन यह जस्ते का अयस्क है। जिंक कार्बाइड यह जस्ता अयस्क है। तो इस तरह से गैलेना, जिंकाइट और कैलामाइन यह सीसे और जस्ते के अयस्क है। वहीं हेमेटाइट जो है लोहे का अयस्क है। तो इस तरह से हमारा सही आंसर होगा 2 हेमेटाइट, जो कि एक लोहे का अयस्क है। हो सकता है आने वाले एग्जाम में यह पूछा जा सकता है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन सा लोहा अयस्क निकलता है। तो राजस्थान में सर्वाधिक जो लोहा अयस्क निकलता है वह निकलता है हेमेटाइट प्रकार का लोहा अयस्क। या राजस्थान या भारत की भी बात करें तो भारत में भी सबसे ज्यादा जो लोहा अयस्क निकलता है वह निकलता है हेमेटाइट लोहा अयस्क। जबकि लोहे के 4 अयस्क है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। मैग्नेटाइट को जो है काला लोहा भी कहा जाता है। हो सकता है हमें कई बार पूछा जा सकता है काला लोहा किसे कहा जाता है, या काला लोहा किसका अयस्क है, या इसका जो है किस नाम से जानते हैं। तो ये काला लोहा मैग्नेटाइट का दूसरा नाम है, जो कि लोहे का अयस्क है। यही बात करते हैं कि सीसा जस्ता हमारे राजस्थान में कहाँ से निकलता है। वहीं हम हेमेटाइट की भी बात करते हैं साथ में। हो सके वो अपने अगले एग्जाम में इसके संबंध में कौन कौन सी खाने हैं। तो देखिए राजस्थान में यदि सीसा और जस्ते की बात करें, गैलेने की बात करें, तो यह राजस्थान में मुख्य रूप से जावर, उदयपुर से सबसे ज्यादा निकलता है। इसके अलावा यह राजपुर,
दरीबा राजसमंद में है, रामपुर आगुचा भीलवाड़ा में, वहीं यह चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में, और गुड़ा किशोरीदास क्षेत्र अलवर राजस्थान में मुख्य गैलेना या सीसा जस्ता अयस्क उत्पादक खाने हैं। वहीं हम बात करते हैं हेमेटाइट की, कि राजस्थान में हेमेटाइट प्रकार का जो है अयस्क कहाँ से निकलता है, तो हेमेटाइट प्रकार के मोरिजा बानोला, जयपुर, नाथरा की पाल, उदयपुर, नीमला रायसेला, दोशा, डाबला सिंघाना झुंझुनू, और थुर हुंडेर उदयपुर से जो है मुख्य रूप से हमारे जो है हेमेटाइट प्रकार का जो है लोहा अयस्क निकलता है। बात करते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की। भारत की सांख्यिकी एब्स्ट्रैक्ट 2007 के अनुसार भारत के कुल कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 33% से अधिक भाग पर वन पाए गए हैं। तो पहले हम बात करते हैं 33% वन क्षेत्र की, कि राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार स्वतंत्रता के बाद में जो है वनों के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा सबसे पहले राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा 1952 में की गई थी। और इस रिपोर्ट में कहा गया था कि किसी राज्य क्षेत्र या किसी स्थान विशेष के कुल क्षेत्रफल का 33% यानी 1/3 या जिसको हम कहते हैं 1/3 भाग पर वन क्षेत्र होना आवश्यक है। और इस जो है लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं, पंचवर्षीय योजनाओं और अन्य जो है क्षेत्रीय योजनाओं के माध्यम से जो है वनों के विकास की बात की गई। तो भारतीय सांख्यिकी एब्स्ट्रैक्ट 2007 के अनुसार जो है वर्तमान में 15 राज्य ऐसे हैं जहां पर 33% से के कुल क्षेत्रफल के 33% भाग पर क्या है या इससे अधिक भाग पर वन पाए जाते हैं। तो यह भी हमारा एक प्रश्न पूछा गया था कि वनों के विकास के लिए जो, क्योंकि अभी हाल ही में जो है भारतीय वन रिपोर्ट 2017 जो कि 12 फरवरी 2018 को भारत सरकार द्वारा प्रकाशित की गई है। तो ये प्रश्न एक वर्तमान का प्रश्न था, करंट का प्रश्न था कि भारतीय वन रिपोर्ट 2017 जो है इसके अकॉर्डिंग भारत में वनों को बात की गई, जिसमें यह कहा गया कि कितने भाग पर जो है राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का या भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग वनों से जो है ढका हुआ है, कितने क्षेत्रफल पर जो है अपने मुख्य रूप से जो है सघन वन पाए जाते हैं, कहीं पर जो है सामान्य वन और खुले वन पाए जाते हैं। तो उसी में इनका जो प्रश्न था कि 2007 में यह कहा गया था कि राजस्थान पूरे भारत में 15 राज्य ऐसे हैं जहां पर जो है उनके कुल क्षेत्रफल का
33% से अधिक जो है वन क्षेत्र पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क को राजस्थान सरकार ने तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? तो देखिए, हम बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान की। राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान में राजस्थान में 3 हैं, जिसमें तीसरा जो राष्ट्रीय उद्यान है वह है मुकुंदरा हिल्स, जो कि मुख्य रूप से कोटा जिले में जो है स्थित है। इसका दूसरा नाम है दर्रा राष्ट्रीय उद्यान। इसको राजस्थान सरकार द्वारा 9 जनवरी 2012 को जो है राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। 9 जनवरी 2012 को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। यद्यपि यह राष्ट्रीय उद्यान है, वर्तमान में यह राजस्थान की तीसरी बाघ परियोजना भी है, जिसको 2013 10 अप्रैल 2013 को इसको तीसरी बाघ परियोजना या टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में भी जो है इसको घोषित किया गया है। तो हमारा प्रश्न टाइगर प्रोजेक्ट को लेके भी पूछा जा सकता है कि जो है मुकुंदरा हिल्स जो नेशनल पार्क को जो है बाघ परियोजना कब घोषित किया गया? तो हमारा उत्तर होगा 10 अप्रैल 2013, जबकि इसका तीसरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था 9 जनवरी 2012 को। और इसकी जो स्थापना की गई थी एक वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में, तो सन 1955 में इसको जो है वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था और 9 जनवरी 2012 को इसको राष्ट्रीय उद्यान और 10 अप्रैल 2013 को इसका टाइगर प्रोजेक्ट का दर्जा दिया गया। इस तरह से वर्तमान में राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं, वहीं 3 बाघ परियोजनाएं भी है टाइगर प्रोजेक्ट। तो हो सकता है हमारा प्रश्न आगे का हो कि राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं या निम्न में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, तो ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो एक बार हम उनकी भी बात करें कि राष्ट्र में मुकुंदरा हिल्स जो है नेशनल पार्क, इसके अलावा राजस्थान में कौन से राष्ट्रीय पार्क हैं और कौन कौन से हमारे यहाँ टाइगर प्रोजेक्ट्स हैं। तो देखिए, हम बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान की कि वर्तमान में कौन कौन से हमारे यहाँ राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो राजस्थान का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है सवाई मानसिंह, या जिसको हम बोलते हैं रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जिसको सन 1980 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। वहीं दूसरा है केवला घना पक्षी विहार, जिसे सन 1981 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। वहीं हमारे तीसरा जो राष्ट्रीय उद्यान है वह है मुकुंदरा हिल्स, जिसे दर्रा या राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी स्थापना 9 जनवरी 2012 को जो है इसको घोषित किया गया था और 10 अप्रैल 2013 को इसको टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में घोषित किया गया था। बात करते हैं अब हम नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न है कि भूगर्भ जल सर्वे 1971 की तकनीकी रिपोर्ट के तहत निम्न दिए गए किस जिले को समावेश सर्वे में नहीं किया गया है? तो देखिए, हम बात करते हैं भूगर्भ जल सर्वे रिपोर्ट 1971। इस रिपोर्ट के अंतर्गत जो है पूरे भारत के लगभग 227 विकास खंडों
और 22 शहरों को शामिल किया गया था। 22 शहरों को शामिल किया गया था, जिसमें राजस्थान के पश्चिमी जिले शामिल थे, जिसमें बाड़मेर, जोधपुर और जैसलमेर आते हैं। यानी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेशों के जो पश्चिमी राजस्थान के जिलों को इसमें सम्मिलित किया गया था, जिसमें जो है उदयपुर शामिल नहीं था। अतः भूगर्भ जल सर्वे 1971 की तकनीकी रिपोर्ट के तहत निम्न में से किस जिले का समावेश नहीं किया गया? उदयपुर का समावेश इसके अंतर्गत नहीं किया गया, क्योंकि इसमें राजस्थान के पश्चिमी भूमिगत जो है भूगर्भीय जल वाले जिलों को इसमें शामिल किया गया था। बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। राजस्थान के दक्षिणी भाग में 250 से 450 मीटर की ऊंचाई पर सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले वृक्ष हैं। तो देखिए, हम राजस्थान के दक्षिणी भाग की यदि बात करें तो राजस्थान के दक्षिणी भाग में मुख्य रूप से यहां पर जो उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद आदि जिले सम्मिलित है। और दक्षिणी भाग में राजस्थान में मुख्य रूप से शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं, और इसी भाग में जो है अरावली की ऊंचाई अधिक है। यानी राजस्थान के दक्षिणी भाग में अरावली जो है ऊंचे, जिसकी ऊंचाई जो 250 से 450 से भी है, तो 250 से 450 मीटर की जो ऊंचाई है, जिसमें राजस्थान में मुख्य रूप से ये दक्षिणी राजस्थान के जिले आते हैं। और इसमें मुख्य रूप से जो वन पाए जाते हैं या वनस्पति वन पाए जाते हैं वो है शुष्क सागवान वन। और इस शुष्क सागवान वन की मुख्य वनस्पति है वह है सागवान। अतः इस प्रश्न के अनुसार कि राजस्थान के दक्षिणी भाग में 250 से 450 मीटर की ऊंचाई पर सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले वृक्ष कौन से हैं? सागवान वृक्ष है। देखिए, वनस्पति के आधार पर यदि हम वनों की बात करें या वनस्पति की बात करें तो राजस्थान में 5 प्रकार की वनस्पति मुख्य रूप से हम लोगों को मिलती है। हम उन्हीं की एक बार बात करते हैं, चर्चा करते हैं। मुख्य रूप से 5 प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। सबसे पहली पाई जाती है मरुस्थलीय वन, जिसमें मुख्य रूप से जो वनस्पति पाई जाती है वह पाई जाती है मरुदभिद, या जिसको हम बोलते हैं जीरोफाइट्स। यह मुख्य रूप से राजस्थान के पश्चिमी भाग में जो है पश्चिमी राजस्थान में पाए जाते हैं, जो कि थार के मरुस्थल का भाग है। वहीं हम बात करते हैं दूसरे वन, जो राजस्थान में दूसरे वन हैं, हम उनकी बात करें तो दूसरे वन है वह है हमारे अर्ध शुष्क मानसूनी पतझड़ वन, जिन्हें इसमें स्टेपी तुल्य वनस्पति पाई जाती है। इसमें स्टेपी तुल्य वनस्पति पाई जाती है। तीसरी हम बात करते हैं राजस्थान के जो मुख्य रूप से तीसरे वन हैं। तीसरे हैं मिश्रित पतझड़ वन, जिसमें मुख्य वृक्ष है धोकड़ा, और यह मध्य और पूर्वी राजस्थान में पाया जाते हैं। मुख्य रूप से जहाँ पर सम जलवायु पाई जाती है वहाँ पर, और बारिश लगभग जो है 40 से 60 सेमी वर्षा वाले स्थानों पर ये जो है वनस्पति पाए जाते हैं। इसके बाद जो अगला जो आता है वह है हमारे शुष्क सागवान वन। यह
राजस्थान के मुख्य रूप से दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं। इसमें मुख्य वनस्पति है सागवान, जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है बांसवाड़ा जिले में। इसके अलावा दूसरा है साल का वृक्ष, जो कि सबसे ज़्यादा पाया जाता है उदयपुर में। और तीसरा है पलास, यह सबसे ज़्यादा पाया जाता है राजसमंद में। तो इसलिए हमारा जो ये दक्षिणी भाग का शुष्क सागवान वन है, इसमें सही आंसर था सागवान। इसके अलावा एक और जो है वन राजस्थान में पाए जाते हैं, जो कि सबसे कम जो है क्षेत्रफल पर फैले हुए हैं, जिन्हें हम उपोष्ण सदाबहार वन कहते हैं। और इसकी मुख्य वनस्पति है वह है बांस। इसमें मुख्य वनस्पति कौन सी पाई जाती है? बांस पाई जाती है। और अभी वर्तमान भारत सरकार ने अपने इस बजट में बांस को जो है वृक्ष की श्रेणी से जो है हटाकर घास, प्राकृतिक घास की श्रेणी में डाल दिया गया है। इसलिए वन रिपोर्ट में इसका जो है वनों की दृष्टि से इसकी जो है गणना नहीं की जाती है। इसकी एक प्राकृतिक घास के रूप में जो है वर्तमान में गणना की जाती है, जिसके लिए एक कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा चलाया जाता है, राष्ट्रीय बंबू मिशन या राष्ट्रीय बांस मिशन के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला प्रश्न की हम बात करते हैं कि राजस्थान के थार के मरुस्थल में दृश्यवती नदी की घाटी में किस प्रकार के बालू का स्तूप बात करते हैं। तो देखिए, हम बात करें, यदि हमने दृश्यवती नदी की हम बात करें तो दृश्यवती नदी, जिसे वर्तमान में हम गग्गर नदी के नाम से और प्राचीन काल में इसको सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता था, यह राजस्थान के मुख्य रूप से दो जिलों में जो है प्रवाहित होती है, हनुमानगढ़ और गंगानगर में। और इस दृश्यवती घाटी नदी में जो है जो मुख्य रूप से गंगानगर और हनुमानगढ़ में, इसमें किस प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो देखिए, राजस्थान में मुख्य रूप से जो बालू का स्तूप पाए जाते हैं उसमें सबसे पहला है रेखीय बालू का स्तूप। यह रेखीय बालू का स्तूप राजस्थान के पश्चिमी भाग, मुख्य रूप से जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर तथा पश्चिमी जोधपुर में ये पाए जाते हैं। वहीं तारा बालू का स्तूप की बात करें तो यह केवल सूरतगढ़ और मोहनगढ़, सूरतगढ़ गंगानगर में और मोहनगढ़ है वह जैसलमेर में है। केवल इन्हीं दो स्थानों पर ये तारा युक्त बालू का स्तूप पाए जाते हैं। वहीं बात करते हैं हम पैराबोलिक बालू का स्तूप लगभग राजस्थान के सभी जिलों में पाए जाते हैं। और इसी कारण हम कहते हैं कि दृश्यवती नदी घाटी में किस प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं? पैराबोलिक। वहीं बरखान जो बालू का स्तूप है, जो कि गतिशील और अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप होते हैं, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप है, यह मुख्य रूप से पाए जाते हैं भालेरी चूरू में, भालेरी चूरू में। इसके अलावा ये सीकर, झुंझुनू और अपने जोधपुर में ओशियां, बालोतरा, बाड़मेर के बालोतरा, सीकर, झुंझुनू आदि में भी यह पाए जाते हैं। इसलिए राजस्थान के थार के मरुस्थल में दृश्यवती नदी यानी गग्गर नदी के किनारे जो बालू का स्तूप पाए जाते हैं वह कौन से हैं? पैराबोलिक बालू का स्तूप मुख्य रूप से हम लोगों को जो है थार के मरुस्थल के दृश्यवती नदी घाटी क्षेत्र में मिलते हैं। यह प्रश्न नदी तंत्र का भी हो सकता है, मरुस्थल हो सके आपसे आगे यह प्रश्न पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा बालू का स्तूप राजस्थान में नहीं पाया जाता है। तो राजस्थान में मुख्य रूप से 6 प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। उन 6 प्रकार के बालू के स्तूपों की हम बात करेंगे और पता करेंगे कि वो राजस्थान के कौन कौन से भाग में पाए जाएंगे। तो हो सकता है अगली बार वो आपसे इनके प्रकार पूछ लें, तो हम उनकी की भी बात करते हैं एक बार कि कौन कौन से बालू का स्तूप हमारे राजस्थान में पाए जाते हैं। तो हम बात करते हैं बालू का स्तूप की कि राजस्थान में कौन कौन से बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो उसमें सबसे पहला है अनुदैर्ध्य, जिसको हम रेखीय या पवनानुवर्ती या सीफ के नाम से भी जानते हैं।
दूसरा है अनुप्रस्थ, तीसरा है बरखान, चौथा है पैराबोलिक, पांचवा है तारा और छठा है सब्र काफिज। ये 6 प्रकार के बालू का स्तूप हमारे राजस्थान में या थार के मरुस्थल में पाए जाते हैं। उसमें जो है बरखान, यह राजस्थान में सबसे ज्यादा और वहीं मरुस्थलीकरण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है। मरुस्थलीकरण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी जो है बालू का स्तूप है वह कौन से हैं? बरखान है। वहीं सब्र काफिज, यह राजस्थान में सबसे छोटे आकार के बालू का स्तूप होते हैं। और अनुदेदर्य, यह राजस्थान में सबसे बड़े आकार के बालू का स्तूप जो होते हैं वह होते हैं अनुदेदर्य। मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी बालू का स्तूप है वह है बरखान। और सब्र काफिज जो सबसे छोटे जो होते हैं। पैराबोलिक, यह राजस्थान के लगभग सभी जगह पाए जाते हैं, जिनकी आकृति परवलयाकार होती है। और तारे के समान दिखाई देने वाले जो बालू का स्तूप है, यह राजस्थान में केवल 2 ही जगह पाए जाते हैं, जिनकी हम पहले चर्चा कर चुके हैं। यह सूरतगढ़ गंगानगर में और दूसरा मोहनगढ़ जैसलमेर में पाए जाते हैं। तो इस तरह से बालू का स्तूपों को लेके भी हम लोगों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि कौन सा बालू का स्तूप राजस्थान में पाया जाता है या नहीं पाया जाता है, या उसका कौन सा क्षेत्र है। तो इस तरह के प्रश्न हम लोगों से और भी पूछे जाते हैं। तो क्षेत्र मुख्य रूप से हम तारायुक्त की बात करते हैं, बरखान की बात करते हैं, या हम बात करते हैं अनुदेदरी की। तो इससे ये क्लियर होता है कि ये हमारे कौन कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। मरुस्थल विकास कार्यक्रम में केंद्र और राज्यों के बीच में वित्तीय अंश का अनुपात क्या है? मरुस्थल विकास कार्यक्रम, जिसकी शुरुआत सन 1977-78 में केंद्र सरकार द्वारा की गई थी, और जब यह शुरू हुआ तो इसका मुख्य उद्देश्य था मरुस्थलीकरण रोकना। दूसरा था लघु सिंचाई परियोजना का विकास। तीसरा इसका उद्देश्य था पशुपालन और सामाजिक तथा कृषि वानिकी को बढ़ावा देना और ग्रामीण विद्युतीकरण को बढ़ावा देना। इन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु केंद्र सरकार द्वारा सन 1977-78 में मरु विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। जब यह सन 1977-78 में प्रारंभ हुआ तो यह केवल केंद्र सरकार का था, लेकिन बाद में इसमें केंद्र और राज्यों का अंश डिवाइड किया गया और वह किया गया था 75:25 कि केंद्र सरकार का अनुभाग रहेगा 75 और राज्य सरकार का भाग रहेगा इसमें 25%। और इसका उद्देश्य था मरुस्थलीकरण को रोकना, लघु सिंचाई परियोजनाओं का विकास करना, पशुपालन, सामाजिक और कृषि वानिकी को बढ़ावा देना, साथ में ग्रामीण विद्युतीकरण करना। और वर्तमान में इस मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम में राजस्थान के 16 जिले सम्मिलित है, जिसमें राजस्थान के पश्चिमी जिले और दक्षिणी जिले सम्मिलित किए गए हैं। दक्षिणी जिले में मुख्य रूप से उदयपुर, राजसमंद और सिरोही सम्मिलित है। इसमें उदयपुर, राजसमंद और सिरोही मुख्य रूप से हैं। वहीं पश्चिमी जिले जो कि गंगानगर, बीकानेर, हम बात करते हैं पश्चिमी जिलों की कि इसके क्या क्या कौन कौन से जिले इसमें और सम्मिलित है। तो यदि हम राजस्थान की बात करें तो इसमें राजस्थान के अरावली के जो पश्चिमी भाग के जिले
और वह शामिल है, तो इसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, झुंझुनू, चूरू, शेखावट गग्गर क्षेत्र, शेखावटी प्रदेश, नागौर का क्षेत्र और जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, पाली, जालौर, ये जो पश्चिम के 12 जिले, साथ में सिरोही, उदयपुर और राजसमंद 3 जिले ये सम्मिलित हैं, और इसके साथ जयपुर और अजमेर। और इस तरह से यह पूरे जो है राजस्थान के मुख्य रूप से तो इसमें पश्चिम के और दक्षिण के जिले शामिल हैं, लेकिन इसमें जयपुर और अजमेर भी शामिल है। और मरु विकास कार्यक्रम वर्तमान में राजस्थान के 16 जिलों में यह संचालित किया जा रहा है। तो हमारा प्रश्न मरु विकास को लेकर अगला भी प्रश्न बन सकता है कि इसकी शुरुआत कब की गई, यह जब प्रारंभ किया गया तो ये किसका था? ये पूर्ण रूप से केंद्र सरकार का था, लेकिन बाद में इसमें केंद्र और राज्यों का जो है वित्तीय अंश का अनुपात दिया गया 75:25। वर्तमान में यह राजस्थान के 16 जिलों में जो है संचालित किया जा रहा है, और इसका मुख्य उद्देश्य था मरुस्थलीकरण को रोकना, साथ में ग्रामीण जो है विद्युतीकरण को बढ़ावा देना, लघु सिंचाई परियोजनाओं को बढ़ावा देना, पशुपालन, सामाजिक और कृषि वानिकी को क्या देना? बढ़ावा देना। बात करते हैं हम अगले प्रश्न की कि 2017-18 में राजस्थान में दालों का अनुपातित उत्पादन कितना है। तो देखिए, हम 2017-18 की यदि आर्थिक समीक्षा की बात करते हैं तो उसमें खाद्यान्न, दलहन और हम तिलहन की बात करते हैं। तो देखिए, हम दलहन की बात करें तो राजस्थान में 35.30 लाख टन जो है अनुमानित किया गया था कि इसका जो है 2017-18 में दालों का अनुपातित उत्पादन राजस्थान के संदर्भ में 35.30 लाख है। वहीं तिलहन की बात करें तो यह लगभग राजस्थान में जो है 57.49 लाख टन की इसका जो उत्पादन राजस्थान में वह 57.59 लाख टन की बात की गई। और वहीं खाद्यान्न की बात करें तो यह 225.82 लाख टन जो है अनुमानित है। 2017-18 में जो है खाद्यान्न 225.82 लाख टन, दलहन 35.30 लाख टन और तिलहन है 57.49 लाख टन। यह 2017-18 का अनुपात है। यही हम बात करेंगे 2016-17 की, तो हो सकता है वह 16-17 की रिपोर्ट के आधार पर भी हम लोगों से प्रश्न पूछा जा सकता है कि खाद्यान्न में 2016-17 में जो रिपोर्ट थी वह थी 231.04 लाख टन। वहीं बात करते हैं दलहन की, तो दलहन का जो उत्पादन राजस्थान में हुआ था 34.17 लाख टन। और हम बात करते हैं तिलहन की, तो तिलहन का जो उत्पादन हुआ था वह हुआ था 65.12 लाख टन। तो इन आंकड़ों से यह क्लियर होता है कि 2016-17 और 2017-18 में यदि कंपैरिजन करें तो खाद्यान्न में कमी हुई है, वहीं तिलहन में भी क्या हुई है? कमी, जबकि दलहन में क्या हुई गई है? वृद्धि हुई है। तो इसलिए यह प्रश्न हमारे लिए ज़्यादा रहा है कि दलहन में कितनी वृद्धि है। तो 2017-18 के दालों का अनुमानित अनुपात कितना है? 35.30 लाख टन, जो कि सही उत्तर है इसका 4। हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। महाराजा श्री उमेद मिल्स किस वर्ष स्थापित की गई? यदि हम महाराजा उमेद मिल्स की बात करें तो यह राजस्थान के पाली जिले में है और इसकी स्थापना स्वतंत्रता से पहले की गई थी, पूर्व की गई थी। और यदि हम ऑप्शन से बात करते हैं तो स्वतंत्रता से पूर्व हमारा जो प्रश्न है सही उत्तर है 1939 की स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में 7 जो है सूती वस्त्र मिल की स्थापना या सूती वस्त्र कारखानों की स्थापना की गई थी, जिसमें सबसे पहले स्थापना 1889 में दी कृष्णा मिल्स की स्थापना की गई थी
ब्यावर अजमेर में। दूसरी 1906 में दी एडवर्ड मिल्स की स्थापना की गई थी, यह भी ब्यावर अजमेर में। तीसरी की गई थी 1925 में, जिसका नाम था श्री महालक्ष्मी मिल्स। इसकी भी स्थापना की गई थी ब्यावर अजमेर में। वहीं 1938 में की गई थी मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स। इसकी स्थापना की गई थी भीलवाड़ा में। और वहीं 1939 में जो है महाराजा उमेद सिंह मिल्स की स्थापना की गई थी पाली में। और 1942 में अपना जो है कार्य प्रारंभ किया। और एक 1946 में की गई थी शार्दुल टेक्सटाइल मिल्स। इसकी की गई थी गंगानगर में। तो इस तरह से स्वतंत्रता से पूर्व जो है एक ही मिल की स्थापना ऐसा है कि महाराजा उमेश सिंह मिल की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व में की गई थी। और इन चारों ऑप्शन से यदि हम बात करें तो स्वतंत्रता से पूर्व केवल एक ही है और सही उत्तर है इसका एक। हो सके वो हमें आगे प्रश्न जो नए जो आ रहे हैं, आगे जो प्रश्न जो बन रहे हैं या जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो वो पूछे जा सकते हैं कि किसका जो है स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व की, वो 4 मिलों के में से 3 मिलों के नाम लिख दे या किसी एक मिल का नाम लिख दे, या इसमें से जो सन पूछा गया अगले जो है वो सन नहीं पूछ के पर्टिकुलर कोई मिल का नाम भी पूछा जा सकता है। तो इस तरह से सूती वस्त्र उद्योग, क्योंकि राजस्थान का सबसे प्राचीनतम संगठित उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग, और सूती वस्त्र जो है राजस्थान के वर्तमान अर्थव्यवस्था में जो है प्राथमिक क्षेत्र की हम बात करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा योगदान जो है सूती वस्त्र उद्योग का रहता है। तो इस कारण यह प्रश्न हमारे लिए ज़्यादा है कि राजस्थान में सूती वस्त्र मिल कौन कौन सी है, स्वतंत्रता से पहले कौन सी की, और इन सूती वस्त्रों, क्योंकि सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान के तीनों क्षेत्रों में कार्य करता है, निजी क्षेत्र में भी है, यह सहकारी क्षेत्र में भी है और सार्वजनिक क्षेत्र में भी है। और वर्तमान में राजस्थान में सूती वस्त्र जो है के सर्वाधिक कारखाने भीलवाड़ा में होने के कारण भीलवाड़ा को जो है राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। चेस्टर, भीलवाड़ा जो है जिसको राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं, क्योंकि सूती वस्त्र की सर्वाधिक जो है कारखाने कहाँ पर हैं, भीलवाड़ा में। तो इसलिए सूती वस्त्र उद्योग को लेके कई प्रश्न और बन सकते हैं उनकी मिलों के संबंध में, उनके लिए कौन कौन सी संस्थाएं काम करती है। तो सूती वस्त्र जो है सहकारी और निजी क्षेत्र की जो मिलें हैं और अन्य मिलें उस पर नियंत्रण करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा एक संगठन बनाया गया जिसका नाम सुना होगा स्पिन फेड। तो हो सकता है वह हमें स्पिन फेड के बारे में भी पूछ सकता है, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1993 को की गई थी। इसके अंतर्गत 3 सहकारी क्षेत्र की और 1 निजी क्षेत्र की 4 मिलों को जो है सम्मिलित करके स्पिन फेड की स्थापना की गई, जिसका पूरा नाम है राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एंड जिनिंग मिल्स संघ, जिसका मुख्यालय है जयपुर में। और इसकी स्थापना की गई 1 अप्रैल 1993 को, जिसमें सहकारी क्षेत्र की 3 प्लस 1 निजी क्षेत्र की कुल 4 मिलों को मिलाकर स्पिन फेड की स्थापना की, जो सहकारी और निजी तथा अन्य मिलों पर नियंत्रण स्थापित करती है। वहीं जो है स्वतंत्रता के बाद की हम बात करें तो कुछ मिलें हम लोगों से पूछी जाती है, जिसमें मुख्य रूप से है वह है विजय कॉटन मिल्स, आप लोगों ने सुना होगा, विजयनगर अजमेर में है। दूसरी एक है आदित्य कॉटन मिल्स, जो कि स्थापना किशनगढ़ अजमेर में की गई थी। इस तरह से अनेकों जो है मिलों की स्थापना की।
और यह उद्योग सूती वस्त्र उद्योग वर्तमान में तीनों क्षेत्रों में कार्य करता है, निजी क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में और तीसरा है सहकारी क्षेत्र में। तो हमारे से यहाँ से एक और प्रश्न पूछा जा सकता है कि सूती वस्त्र उद्योग को जो है सहकारी क्षेत्र का दर्जा कब दिया गया, तो सन 1974 में। सन 1974 में निजी क्षेत्र की जो है 3 मिलें थी, उनको मिलाकर एक जो है इसको सार्वजनिक क्षेत्र का दर्जा दिया गया था, वह 1974 में था। वो 3 मिलें कौन सी थी, हम उनकी भी बात करते हैं। सार्वजनिक उद्योग का जो दर्जा दिया गया था वह सन 1974 में दिया गया था। इसके अंतर्गत दी एडवर्ड मिल्स, श्री महालक्ष्मी मिल्स, श्री विजय कॉटन मिल्स, इन तीनों को मिलाकर इसको सार्वजनिक उद्योग का दर्जा दिया गया। यानी इन तीनों मिलों का जो है राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहण कर दिया गया। और इसलिए यह हमारा यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसको सार्वजनिक उद्योग का दर्जा कब दिया गया। और वहाँ यह भी हम लोगों से पूछा जा सकता है कि इसको जो है सहकारी क्षेत्र में, तो सहकारी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था 1965 में। 1965 में सबसे पहले जो है सहकारी क्षेत्र की एक मिल की स्थापना की गई थी, जिसका नाम था राजस्थान राज्य गंगानगर सहकारी कताई मिल्स, जिसको 1965 में स्थापना की गई थी। दूसरी बनी थी गंगापुर 1978 में, और तीसरी 1981 में थी, जिसका नाम था राजस्थान राज्य सहकारी मिल्स। और इस तरह से 1965 में इसको जो है सहकारी क्षेत्र का दर्जा दिया गया, सहकारी क्षेत्र का। और 1974 में इसको सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग का दर्जा दिया गया। और सबसे पहले जो स्थापना की गई थी 1889 में, वह सब निजी, यानी स्वतंत्रता से पूर्व जितने भी मिलें थी वह सब निजी क्षेत्र की थी। स्वतंत्रता के बाद में निजी क्षेत्र की मिलों की स्थापना की गई थी, और वित्तीय रुग्णता के कारण, यानी पैसों की कमी के कारण, इनका राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहण करके 1974 में इसको जो है सार्वजनिक उद्योग का दर्जा दिया गया। तो ये भी हमारा प्रश्न जो है आगे आने वाले जो परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। और लास्ट जो प्रश्न ज्योग्राफी का जो है भूगोल को लेके पूछा गया था, वह पूछा गया था सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया। तो देखिए सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम था क्या, तो ये था कि देश का लगभग जो है 19% भाग जो है सूखा है। 19% भाग क्या है, सूखा संभावित है, और जिसमें देश की लगभग 12% जनसंख्या निवास करती है। और इस सूखा संभावित जो क्षेत्र था 19%, उसमें जो 12% जनसंख्या निवास करती है, इस जनसंख्या के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने हेतु, जनवरी 1973 में केंद्र सरकार द्वारा जो है सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, जिसमें, तो इसका मतलब हमारा सही आंसर है सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ, सन 1973-74 में प्रारंभ हुआ। और इसके अंतर्गत केंद्र और राज्य का 50:50 भाग, यानी दोनों का बराबर वित्तीय अंश का अनुपात है 50:50। और वर्तमान में यह सूखा संभावित कार्यक्रम राजस्थान के 11 जिलों में संचालित किया जा रहा है, जिसमें मध्य राजस्थान के 2 जिले हैं, एक तो अजमेर, टोंक। दक्षिणी राजस्थान की हम बात करेंगे तो इसमें उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, 3 दक्षिणी राजस्थान के हैं। और इसके अलावा जो सभी जिले हैं वह पूर्व और दक्षिण पूर्वी राजस्थान के हैं, जिसमें
भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़। यह 6 जिले जो कि राजस्थान के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हैं, यह राजस्थान के दक्षिणी और यह मध्य राजस्थान के जिले हैं जो वर्तमान में राजस्थान के 11 जिलों में संचालित किया जा रहा है और जिसकी शुरुआत की गई थी जनवरी 1973 में केंद्र सरकार द्वारा। और इसका मुख्य उद्देश्य था आर्थिक विकास, कि जो सूखा प्रभावित क्षेत्र है वहाँ के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, जिसमें मुख्य रूप से जल संरक्षण, मृदा संरक्षण और आर्थिक विकास हेतु रोजगार के अवसर बढ़ाना। और आर्थिक विकास के लिए तो इसका एक और था कि आर्थिक विकास होगा तो सामाजिक विकास भी होगा, तो गरीबी और निर्धनता निवारण के लिए भी यह आता है कि इसका एक और था निर्धनता निवारण, कि जब रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तो निर्धनता निवारण भी होगा। साथ में यदि हम लोगों से यह पूछा जाए कि सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम में सर्वाधिक प्राथमिकता किसको दी गई थी, तो सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई थी जल संरक्षण को, यानी जल संग्रहण को, जल ग्रहण क्षेत्र को बढ़ावा देने का सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई थी जल ग्रहण को। और साथ साथ में मृदा संरक्षण, और जब मृदा और जल ग्रहण क्षेत्र का यदि विकास होगा तो कृषि और कृषि आधारित जो उद्योग है उनको बढ़ावा मिलेगा, और जब कृषि और कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा होगा तो आर्थिक विकास होगा, और यही आर्थिक विकास आर्थिक असमानताओं को भी क्या करेगा, दूर करेगा। तो इस तरह से यह एक आर्थिक असमानता निवारण कार्यक्रम भी था, कि किस तरह से अमीरी और गरीबी की जो दूरियां हैं, खाई को कैसे कम किया जाए। इसी के संदर्भ में यह सूखा संभावित कार्यक्रम राजस्थान के 11 जिलों में, जो कि सन 1973-74 में केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया था, जिसमें केंद्र और राज्य का जो अनुपात है वह 50% है। और वर्तमान में यह राजस्थान के मध्य राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान और दक्षिण पूर्वी राजस्थान के जिलों में संचालित किया जा रहा था। ये कुछ प्रश्न हम लोगों को जो है भूगोल को लेकर प्रश्न पूछे गए थे। अभी हम बात करेंगे कि जो आगे जो एलडीसी के एग्जाम जो होने वाले हैं उसमें और क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो कुछ हम उन तथ्यों पर भी बात करेंगे। तो देखिए, जो टॉपिक इसमें रह गए हैं, जो है सिलेबस के कुछ पार्ट्स इसमें रह गए हैं ज्योग्राफी को लेके, कि जिसके संदर्भ में हम लोगों से प्रश्न नहीं पूछे गए, तो वो आगे आने वाले जो है टॉपिक में से पूछे जा सकते हैं। जैसे भौतिक स्वरूप को लेके देखा जाए तो भौतिक स्वरूप को लेके इसमें कोई भी प्रश्न हम लोगों से नहीं पूछा गया है, तो भौतिक स्वरूप को लेके हमारा प्रश्न बन सकता है। वहीं हम बात करेंगे कि मिट्टी को लेके कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है, तो हो सकता है वो मृदा को लेके हम आप लोगों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ऊर्जा संसाधन की हम बात करते हैं तो ऊर्जा संसाधन को लेके इसमें कोई विशेष प्रश्न नहीं थे, तो ऊर्जा संसाधन के प्रश्न हैं। और वहीं उद्योगों की बात करेंगे तो उद्योगों में इन्होंने कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा का पूछा गया है, तो हो सकते हैं आने वाले जो प्रश्न में खनिज आधारित उद्योग और राजस्थान के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र जो है, जैसे रिको द्वारा कई औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की गई, उनको लेके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो विशेष रूप से उन जो है टॉपिक जो छूट गए हैं उन पर फोकस किया जा सकता है। वहीं हमारे यहाँ देखा जाए तो वनस्पति को लेके प्रश्न पूछे गए, लेकिन वन्य जीव अभ्यारण्य को लेके कहीं पर भी प्रश्न नहीं था, तो आगे वाले में वन्य जीव अभ्यारण्य को लेके भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। ये थे ज्योग्राफी के प्रश्न। अब आगे के प्रश्न करंट जीके और हिस्ट्री कला संस्कृति के प्रश्नों का सॉल्यूशन करवाएंगे मेरे साथी मुकेश जी सर और अंकित जी सर। नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इसमें आर्ट एंड कल्चर के और राजस्थान के इतिहास के जो क्वेश्चन आए थे, आज हम इस क्लास में उनको सॉल्व करेंगे। हम चलते हैं पहले प्रश्न पर। प्रश्न है, राजस्थान में प्रतिवर्ष 12 सितंबर को किस स्थान पर वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? देखिएगा, वृक्ष महोत्सव राजस्थान के कुछ महोत्सव है, जिसमें से एक महोत्सव है जिसका नाम है वृक्ष महोत्सव। ऑप्शन है खेजड़ी गांव, खेजड़ली ग्राम, कोलायत मंडोर और केला देवी करौली।
देखिएगा, ये महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? खेजड़ली ग्राम में। तो इनका आंसर क्या होगा? खेजड़ली ग्राम जोधपुर। ये प्रतिवर्ष 12 सितंबर को मनाया जाता है। अब देखिएगा, कोलायत। कोलायत में एक मेला भरता है और उस मेले का नाम है कपिल मुन्नी का मेला। कपिल मुन्नी का मेला। और ये मेला लगता है प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा के दिन। मंडोर में 2 मेले भरते हैं। एक मेले का नाम है वीरपुरी का मेला और दूसरा एक मेला है जिसका नाम है नाग पंचमी का मेला। नाग पंचमी का मेला। ये दोनों मेले भरते हैं मंडोर में। और जबकि केला देवी का जो मंदिर है करौली में, कालीशील नदी के किनारे त्रिकुट पर्वत या त्रिकुट पहाड़ पर, और वहां पर जो मेला लगता है वो उस मेले का नाम है केला देवी का मेला, और जिसमें लाख लोग आते हैं। इस कारण इस मेले को लक्की मेला भी कहा जाता है। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? खेजड़ली ग्राम जोधपुर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1953 को किस वर्ष संशोधित किया गया था? देखिएगा, इसमें प्रश्न क्या पूछा है, किस वर्ष संशोधित किया गया था? तो संशोधित कब किया गया था? सन 1994 में। तो इसका आंसर क्या होगा? सन 1994। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आजाद मोर्चा का गठन कहाँ किया गया था? देखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन और आजाद मोर्चा, राजस्थान में जब प्रजामंडल आंदोलन हुए थे, उस प्रजामंडल आंदोलन में एक प्रजामंडल आंदोलन हुआ जिसका नाम था जयपुर प्रजामंडल आंदोलन। और जयपुर प्रजामंडल आंदोलन में ये उस दौरान की घटना है जब उस प्रजामंडल के अध्यक्ष श्रीमान हीरालाल शास्त्री थे, और हीरालाल शास्त्री और जयपुर के प्रधानमंत्री सर मिर्जा इस्माइल खान के मध्य एक समझौता होता है। और उस समझौते में हीरालाल शास्त्री ने जयपुर प्रजामंडल को भारत छोड़ो आंदोलन से अलग रखा गया था, या अलग रखने हेतु एक समझौता किया था। लेकिन इस प्रजामंडल के कुछ ऐसे भी नेता थे, जयपुर प्रजामंडल के कुछ ऐसे भी नेता थे, वे नेता जयपुर प्रजामंडल को भारत छोड़ो आंदोलन में सम्मिलित करना चाहते थे। उन्होंने जयपुर प्रजामंडल के विरुद्ध एक नए मोर्चे का गठन किया, और वो मोर्चा क्या कहलाता है? आजाद मोर्चा। देखिएगा, ये जो आजाद मोर्चा है इसका गठन कहाँ हुआ था? तो कौन सी प्रजामंडल है? जयपुर प्रजामंडल। कहाँ हुआ था? जयपुर में हुआ था। और इसका जो मुख्य व्यक्ति था उसका नाम था हरिश्चंद्र बाबा, और उसने इस मोर्चे का गठन किया था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की रियासतों के एकीकरण के समय जयपुर राज्य के महाराजा कौन थे? देखिएगा, जब भारत स्वतंत्र हो गया और स्वतंत्र हो जाने के बाद में जब राजस्थान का एकीकरण किया गया था, उस एकीकरण के समय पूछा गया ये कि जयपुर राज्य था, जो मारवाड़ राज्य था, इस मारवाड़ राज्य का महाराजा कौन था? उम्मेद सिंह नहीं था, विजय सिंह ये भी नहीं था, गज सिंह ये भी नहीं था, हनुवंत सिंह या हनुवंत सिंह ये था। देखिएगा, ये चारों जोधपुर के महाराजा है, लेकिन जो जोधपुर का राजा था उसका नाम क्या था? हनुवंत सिंह। ये एकीकरण के समय था, और उन्होंने मारवाड़ राज्य को या जोधपुर रियासत को पाकिस्तान में मिलाने की भोपाल के नवाब के साथ में योजना बनाई थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शासक राजवंश यादव राजवंश से संबंधित है? देखिएगा, कौन सा राज्य का राजवंश यादव वंश से संबंधित है? देखिएगा, जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय राजस्थान में 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। उन 19 रियासतों में 2 रियासतें ऐसी थी जिन पर यादव वंश ने शासन किया, जिसमें से पहली एक रियासत थी जिसका नाम है जैसलमेर, और दूसरी एक रियासत है जिसका नाम है करौली। ये राजस्थान की 2 ऐसी रियासतें हैं जिन पर यादव वंश ने शासन किया। तो देखो, राठौड़ वंश अलग है, भाटियों ने शासन कहाँ किया? जैसलमेर में। कछवा वंश जयपुर का है, सिसोदिया मेवाड़ का है। तो इसका आंसर क्या होगा? भाटी राजवंश। और शासन कहाँ किया था? जैसलमेर में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर शहर का संस्थापक कौन है? अजमेर शहर का संस्थापक अर्णोराज नहीं है, पृथ्वीराज प्रथम ये भी नहीं है, अजयपाल और अजयराज। देखिएगा, इन दोनों में ये दोनों कंफ्यूज करते हैं, अजयराज और अजयपाल, और जो इसका आंसर है वो है अजयराज। और अजयराज ने जो अजमेर नगर है वो अजमेर नगर सन 1113 ईस्वी में बसाया था। और जबकि अजयराज नहीं है, अजयपाल नहीं है, इसका आंसर अजयराज है। पृथ्वीराज प्रथम
और इसके शासनकाल में अजमेर का नाम पृथ्वीपुर हुआ करता था, अर्थात अजमेर का प्राचीन नाम क्या है? पृथ्वीपुर। अर्णोराज या आनाजी वो है जिसने अजमेर में आना सागर झील का निर्माण करवाया था। तो इसमें पूछा अजमेर का संस्थापक कौन है, तो अजमेर का संस्थापक कौन होगा? अजय राज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंडल जेम्स टोड ने निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा? देखिए, हल्दी घाटी के युद्ध को कंडल जेम्स टोड ने क्या कहा था? मेवाड़ की थर्मोपली। गोगुंदा का युद्ध, दिवेर का युद्ध, कुंभलगढ़ का युद्ध। गोगुंदा का युद्ध इतिहास में हुआ नहीं, कुंभलगढ़ का भी इतिहास युद्ध हुआ नहीं, और दिवेर का एक युद्ध हुआ था। महाराणा प्रताप ने यह युद्ध जीता था, दिवेर का युद्ध, और यह युद्ध हुआ था सन 1582 में, सन 1582 में। और यह विजय प्राप्त की थी महाराणा प्रताप ने विजयादशमी के दिन, या विजयदशमी के दिन, आश्विन शुक्ल दशमी के दिन। और यहीं से महाराणा प्रताप की सभी विजयों का आरंभ होता है। और महाराणा प्रताप ने अपने अंतिम अवस्था में 2 दुर्ग ऐसे थे, कुंभलगढ़ दुर्ग और मांडलगढ़ दुर्ग। इन 2 दुर्गों को छोड़कर लगभग राजस्थान के सभी दुर्ग जीत लिए थे। इस युद्ध को कंडल जेम्स टोड क्या कहता है? मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा जाता है इस युद्ध को। अगला क्वेश्चन, किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बना दिया था? देखिएगा, बिजोलिया किसान आंदोलन, यह आंदोलन आरंभ हुआ था सन 1897 में, 1897 में, और यह आंदोलन समाप्त हुआ था सन 1942-43 में। इस आंदोलन के बारे में क्या कहा जाता है? यह भारत का सबसे शक्तिशाली किसान आंदोलन है। यह ऐसा आंदोलन है राजस्थान का जो अहिंसात्मक तरीके से लड़ा गया, और इस आंदोलन का जिसने नेतृत्व किया उसका नाम था विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक का एक घनिष्ठ मित्र था जिसका नाम था गणेश शंकर विद्यार्थी, और गणेश शंकर विद्यार्थी ने कानपुर से एक समाचार पत्र प्रकाशित करते थे जिसका नाम था प्रताप, और इस प्रताप के मुख्य पृष्ठ पर बिजोलिया किसान आंदोलन की खबरें प्रकाशित होती थी। और इस प्रताप समाचार पत्र ने बिजोलिया किसान आंदोलन को पूरे भारत में एक अलग पहचान दी और भारत में चर्चित बना दिया था। अब हम कला और संस्कृति के कुछ क्वेश्चन आए थे, उनको सॉल्व करते हैं। जयपुर का परंपरागत शिल्प है, जयपुर का परंपरागत शिल्प थेवाकारी है, थेवाकारी प्रतापगढ़ की है। शीशे पर सोने की नक्काशी का कार्य किया जाता है। पेंटिंग्स ये भी नहीं है, ऊनी खादी ये बीकानेर की है। पेंटिंग्स चित्तौड़गढ़ की है, जयपुर की भी प्रसिद्ध है। लेकिन जयपुर का परंपरागत शिल्प पूछा है इसमें, तो इसका नाम है ब्लू पोट्री। देखिएगा, ब्लू पोट्री होती क्या है? चीनी के बर्तनों पर कलाकारी करना क्या कहलाती है? ब्लू पोट्री कहलाती है। और इस ब्लू पोट्री के जो राजस्थान में जो जनक माने जाते हैं उनका नाम है कृपाल सिंह शेखावत। और कृपाल सिंह शेखावत ने अपनी ब्लू पोट्री में 25 रंगों का प्रयोग करके इस ब्लू पोट्री को जयपुर राज्य में एक अलग पहचान दी, और तभी से जयपुर का जो परंपरागत शिल्प है वो परंपरागत शिल्प क्या कहलाने लगा? ब्लू पोट्री कहलाने लगा। अगला क्वेश्चन, सही युग्मों को सुमेलित कीजिए। देखिए दोस्तों, ऐसा प्रश्न अक्सर एग्जाम में आता है, और आगे जितने भी एलडीसी के क्वेश्चन होंगे उनमें भी कई प्रकार के क्वेश्चन ऐसे आएंगे, सुमेलित कीजिए। देखो, इसमें एक तरफ दे रखा नेजा, इडूणी, तेरेताली और वालर, और दूसरी तरफ दे रखा भील यानी जनजाति है, कालबेलिया, ग्रासिया और कामड़। इसमें आपको यह देखना है, एक तरफ विभिन्न जनजातियों के नृत्य दे रखे हैं और दूसरी तरफ उन जनजातियों के नाम दे रखे हैं। तो आपको यह पहचानना कौन सा नृत्य किस जनजाति का है। तो देखिएगा, सबसे पहले वालर नृत्य किस जनजाति का है? ग्रासिया जनजाति का। और इसके अलावा तेरेताली कामड़िया पंथ की महिलाएं करती है। इडूणी, कालबेलिया और नेजा नृत्य, नेजा नृत्य मूलतः भीलों का है, मूलतः मीणा जाति का है ये नृत्य, लेकिन इसमें यहां पर दे रखा है भील। तो देखिएगा, इसमें यदि हम मिलान करें तो देखो, ए में क्या होगा? ए में 1 होगा, तो ए में 1 सब जगह आ रहा है, ए में 1 सब जगह आ रहा है। उसके अलावा बी में क्या होगा? इडूणी, बी में 2 भी सब जगह आ रहा है। इसके अलावा सी, तेरेताली में 4 यानी सी में 4, सी में 4 ये केवल एक ही जगह आ रहा है। इसका मतलब यही आंसर सही है। इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। जैसे देखो, ग्रासिया जनजाति के कुछ नृत्य है, उन नृत्यों के बारे में आने वाले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, जैसे लूर नृत्य, कूद नृत्य, इसके अलावा जवारा नृत्य, वालर नृत्य, ये सारे के सारे। और वालर नृत्य के बारे में विशेष बात यह है कि एक ऐसा नृत्य है जो बिना वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। ऐसा कौन सा नृत्य है ग्रासिया जनजाति का जो बिना वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है? उसका नाम है वालर नृत्य। तेरेताली नृत्य
केवल महिलाओं का नृत्य है। यह नृत्य बैठकर किया जाता है। इस नृत्य का जो प्रमुख केंद्र है वो प्रमुख केंद्र रुणेचा अर्थात रामदेवरा मंदिर है, रामदेवरा का मेला है। और इस नृत्य की विशेषता यह है कि इस नृत्य में 13 प्रकार के मंजीरे या 13 मंजीरे केवल शरीर के बाएं भाग पर पहने जाते हैं। और जय सिंह नीरज अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि यह नृत्य 13 ताली नृत्य इसलिए कहलाया क्योंकि इस नृत्य में कुल 13 प्रकार की कलाकृतियां की जाती, इस कारण यह नृत्य 13 ताली कहलाया। इडूणी नृत्य कालबेलिया जनजाति की महिलाएं करती है और नेजा नृत्य पुरुषों का है। मूलतः यह मीणाओं का है, लेकिन भील जाति के लोग भी इस नृत्य को करते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के कुछ संप्रदाय है जैसे वैष्णव संप्रदाय। तो प्रमुख वैष्णव संप्रदाय है जिसमें से एक वैष्णव संप्रदाय है जिसका नाम है निम्बार्क संप्रदाय। और निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना भारत में निम्बार्काचार्य द्वारा की गई। लेकिन इस संप्रदाय की राजस्थान में प्रमुख पीठ पूछ रहे हैं तो देखिएगा किशनगढ़, खेड़ापा, सालासर, सलेमाबाद। देखिएगा सलेमाबाद किशनगढ़ में है और किशनगढ़ है अजमेर में। तो देखो दोनों ऑप्शन किशनगढ़ और सलेमाबाद, तो आपको छोटा स्थान पकड़ना है इसका। तो छोटा स्थान क्या होगा? सलेमाबाद। सलेमाबाद में जो निम्बार्क संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है, इस प्रमुख पीठ की स्थापना परशुराम जी ने की थी। परशुराम जी ने। ये प्रमुख पीठ रूपनगढ़ नदी के किनारे है, रूपनगढ़ नदी के किनारे। और यहाँ प्रतिवर्ष राधा अष्टमी को मेला लगता है, राधा अष्टमी को। और राधा अष्टमी कब मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। और इस संप्रदाय में राधा और कृष्ण की युगल रूप में पूजा की जाती है। आपको बात ये याद रखनी है। देखो कुछ आभूषण आए जैसे देखो झेला, जमेला, पीपल पन्ना और अंगोठिया। ये आभूषण किस अंग के हैं ये पूछ रखा है। कान के, अंगुली के, हाथ के और गले के। ये आभूषण किसके हैं? कान के आभूषण है। कुछ आभूषण है और आभूषणों में से आगे भी जितने भी एग्जाम होंगे उनमें से भी लगभग एक क्वेश्चन आएगा। अगला है राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव पड़ता है? देखो ये प्रश्न बहुत खूबसूरत प्रश्न है। राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव पड़ता है? मारवाड़ी नहीं है, मालवी, मेवाड़ी और ढूंढाड़ी। देखिएगा मेवाड़ी पर भी नहीं पड़ता है, ढूंढाड़ी पर भी नहीं पड़ता है। जो ये मालवी बोली है, ये मालवी बोली मूलतः मालवा की है। मालवा के राजपूतों के द्वारा बोली जाने वाली बोली है मालवी बोली। और इस बोली पर प्रभाव सर्वाधिक पड़ता है महाराष्ट्र राज्य का। और महाराष्ट्र राज्य में जो भाषा बोली जाती है उस भाषा का नाम क्या है? मराठी। तो मराठी भाषा का सर्वाधिक प्रभाव किस बोली पर पड़ता है? मालवी बोली पर पड़ता है। हेलो दोस्तों, आज अपन LDC 12 तारीख का जो आपका पेपर हुआ था 12 अगस्त 2018 को, उसके करंट जीके के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 1, राजस्थान के किस जिले में, क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान के किस जिले में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र स्थित है। तो यहाँ पर अगर बात करूँ आपसे मित्रों, तो राजस्थान के किस जिले में, तो इंद्रप्रस्थ जो औद्योगिक क्षेत्र है वो राजस्थान के कोटा जिले में स्थित है। कौन जिले में स्थित है? कोटा जिले में। इसके साथ साथ दो बातें और बता दूं कि अगर अपन औद्योगिक क्षेत्रों की अगर बात करते हैं, अगर औद्योगिक क्षेत्रों की अगर बात करते हैं तो औद्योगिक क्षेत्रों के विकास करने हेतु उद्योग विभाग के अंदर, उद्योग विभाग के अंतर्गत 36 जिला उद्योग केंद्र कार्यरत है और 8 उप जिला उद्योग केंद्र कार्यरत है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लियर? यानी औद्योगिक क्षेत्रों के विकास एंड डेवलपमेंट करने के लिए उद्योग विभाग के अंतर्गत 36 जिला उद्योग केंद्र और 8 उप जिला उद्योग केंद्र अपने राजस्थान में स्थित है। जबकि क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया था कि इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र जो है वो कौन से जिले में स्थित है? तो वो कोटा जिले में स्थित है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछा गया है लघु उपक्रम। लघु अगर बात करें स्मॉल, यानी अपन बात करें स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए या एंटरप्राइज के लिए प्लांट एंड मशीनरी निवेश में की सीमा क्या है? तो दोस्तों यहां पे मैं बताऊं कि MSME एक्ट 2006 माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। तो इसके अंदर अगर बात करें, अगर माइक्रो एंटरप्राइजेस की अगर बात करें, ठीक है, सूक्ष्म उपक्रमों की बात करें तो वहां पर निवेश सीमा बता रखी है कितने मित्रों? 10 लाख। कितने बता रखी है? 10 लाख। अगर मान लो स्मॉल की बात करें, लघु उपक्रमों की अगर बात करें तो वहां बता रखी है 10 लाख से लेकर 2 करोड़ तक, 10 लाख से लेकर 2 करोड़ तक। और यदि मीडियम एंटरप्राइजेस की अगर अपन बात करें तो वहां बता रखी है 2 करोड़ से
अगर बात करें 2 करोड़ से 5 करोड़ तक ये निवेश सीमा बता रखी है। तो यहाँ पर पूछा गया था कि स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए, तो स्मॉल एंटरप्राइजेस की जो निवेश सीमा है वो कितनी है दोस्तों, 10 लाख से लेकर 2 करोड़ तक। तो इसका आंसर रहेगा 10 लाख से लेकर 2 करोड़ तक। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस 2006 के अंतर्गत इन एंटरप्राइजेस को, अगर माइक्रो एंटरप्राइजेस है उसकी निवेश सीमा 10 लाख है, स्मॉल एंटरप्राइजेस है 10 से लेकर 2 करोड़ तक है, और मीडियम एंटरप्राइजेस है 2 से लेकर 5 करोड़ तक इसकी सीमा बता रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का मुख्य कार्य क्या है। तो दोस्तों इसका मुख्य कार्य है सरकारी क्षेत्रों में शक्ति परियोजना का विकास करना, सरकारी क्षेत्रों में शक्ति परियोजना का विकास करना, और सरकारी स्वामित्व के बिजली घरों का क्रियान्वयन अनुसंधान करना। तो ये दोनों ही इस निगम के, इस लिमिटेड, ये जो आपका है राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन जो निगम लिमिटेड है, इन दोनों के कार्य है। तो यहाँ पर पहला और दूसरा दोनों सही माना जाएगा, यानी पहला और चौथा जो ऑप्शन है, यानी सरकारी क्षेत्रों में शक्ति परियोजना का विकास करना इस निगम का मुख्य कार्य है, और दूसरा सरकारी स्वामित्व के बिजली घरों का क्रियान्वयन अनुसंधान करना इस निगम का मुख्य कार्य है। क्लियर दोस्तों, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम को रोजगार के साथ जोड़ने के उद्देश्य से वर्ष 2012 में, कौन से वर्ष 2012 में प्रारंभ किया गया। तो यहाँ पर जो कार्यक्रम था 2012 में वो था एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम जो था, इस कार्यक्रम को 2012 में कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ जोड़ा गया था। तो यहाँ पर आंसर कौन सा रहेगा, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम। क्लियर, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना। दोस्तों मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना के बारे में निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कौन सा कथन असत्य है यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पे बताऊं, जैसे जिस प्रकार मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना बनी हुई है, उसी प्रकार 11 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ किया गया था। और इसका मेन उद्देश्य क्या क्या है, चयनित गांवों के विभिन्न क्षेत्रों के समग्र विकास की परिकलन करना, ये इसका मेन कार्य होता है। उसके बाद अगर बात करें, यह सीमांत किसानों के लिए, किसानों से संबंधित ये योजना नहीं है। उसके बाद यह ग्रामीण समुदाय की सामुदायिक सहभागिता और सामाजिक लाभबंदी पर बल देना, ये भी इसका मेन कार्य है। इसका उद्देश्य नैतिक मूल्य यानी मॉरल जो वैल्यू होती है पैदा करना, जैसे लैंगिक समानता, महिलाओं की गरिमा, सामाजिक न्याय वगैरह, इन सभी को बढ़ावा देना इस योजना का मेन उद्देश्य है। तो मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना के बारे में जो असत्य कथन है, वो असत्य कथन यह है कि यह सीमांत किसानों के लिए कृषि विपणन और साख उपलब्ध कराने का बढ़ावा नहीं देती। तो यहाँ पे असत्य कथन कौन सा रहेगा, सेकंड नंबर का रहेगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में भामाशाह योजना। दोस्तों भामाशाह योजना को कब लागू किया गया। बेसिकली भामाशाह योजना शुरू हुई थी 2008 में। उसके बाद 15 अगस्त 2014 को भामाशाह योजना को भामाशाह कार्ड देकर इस योजना का नाम चेंज कर दिया गया और इसको परिवर्तित किया गया और उदयपुर की संपत्ति देवी को भामाशाह कार्ड देकर इस योजना को शुरू किया गया। तो सबसे पहले इसे 2008 में लागू किया गया था। उसके बाद 15 अगस्त 2014 को उदयपुर की संपत्ति देवी को भामाशाह कार्ड देकर इस योजना का शुभारंभ किया गया। ये एक महिला सशक्तिकरण संबंधित योजना है जिसके माध्यम से सरकार के द्वारा मिलने वाली सभी प्रकार की सुविधाएं उनको उनके खाते के माध्यम से दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला, समन्वित जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम। समन्वित जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम का नाम परिवर्तित करके क्या किया गया। तो दोस्तों इस कार्यक्रम का नाम बजट 2015-16 में
बजट 2015-16 में इस कार्यक्रम का नाम चेंज कर दिया प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। यानी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को 1 जुलाई 2015 में नाम परिवर्तित किया गया। यानी पहले इसका नाम क्या था, समन्वित जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम, जिसे 15-16 के बजट में नाम परिवर्तित करके प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना नाम कर दिया गया। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला। दिल्ली में 1 अप्रैल 2018 से निम्न से कौन सा मानक ऑटोमोबाइल के लिए लागू किया गया। यानी कौन सा मानक जो था, तो वो था भारत स्टेट से छठा मानक। कौन सा मानक है, भारत स्टेट 6 जो था, उसे 1 अप्रैल 2018 से ऑटोमोबाइल के लिए मानक तय किया गया। तो यहाँ पर कौन सा, BS मतलब भारत स्टेट 6। क्लियर दोस्तों। भारतीय मिशन आदित्य L1 का संबंध किससे है। तो भारतीय मिशन आदित्य L1 का जो संबंध है वो किससे है, सूर्य से। सूर्य से संबंधित है। तो इसका जो भारतीय मिशन आदित्य जो L1 है, तो L1 का संबंध किससे है, सूर्य के। क्लियर। भारत की पहली जैव मीथेन आधारित बस किस भारतीय कंपनी द्वारा, तो भारत की पहली जैव मीथेन आधारित बस है वो भारतीय टाटा जो भारतीय कंपनी है उसके द्वारा लॉन्च की गई है। यानी एक ये आधारित बस है जिसमें जैव मीथेन को बढ़ावा देना जो है, तो ये किस कंपनी के द्वारा लॉन्च की गई है, टाटा कंपनी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की अगर बात करें, राजस्थान में थोक मूल्य मतलब WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो राजस्थान का थोक मूल्य सूचकांक कौन जारी करता है, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय जयपुर, और वर्तमान में इसका आधार वर्ष है 1999-2000। जबकि ये तो राज्य स्तर पर है। अगर मान लो राज्य स्तर पर पूछा गया, अगर इसको केंद्र स्तर पर पूछा जाए तो केंद्र स्तर पर इसका जो आधार है, अगर केंद्र स्तर की बात करें तो इसका आधार वर्ष है 2011-12। और केंद्र स्तर पर थोक मूल्य सूचकांक को जारी करने वाले संस्था है उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय। यानी थोक मूल्य सूचकांक जो है वो एक महंगाई को आकलन करने का इंडिकेटर होता है, जिसको राज्य स्तर पर आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय जयपुर के द्वारा जारी किया जाता है, जबकि केंद्र स्तर पर इसको उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। इसमें केवल और केवल वस्तुओं के मूल्य को शामिल किया जाता है, और यहां पर राज्य स्तर पर इसका आधार वर्ष 1999-2000 है, और केंद्र स्तर पर इसका आधार वर्ष कौन सा है, 2011-12। निम्न में से किस केस में अविका कवच बीमा योजना, तो दोस्तों ये क्वेश्चन खूब बार पूछा जा रहा है एग्जाम में। अविका कवच बीमा योजना का जो संबंध है वो एक भेड़ पालकों से संबंधित योजना है कि उनकी भेड़ों की अगर अप्राकृतिक कारणों की वजह से कोई मृत्यु होती है, कहीं अकाल मृत्यु होती है, तो उनको उनका मुआवजा दिया जाएगा, एक निर्धारित प्रीमियम पर उनको मुआवजा दिया जाएगा। तो इस योजना का संबंध है भेड़ों की अप्राकृतिक मृत्यु होने पर। यानी भेड़ पालकों के द्वारा जो भेड़ें पाली जाती है उनका एक निर्धारित प्रीमियम पर उनका बीमा कराया जाता है, और उसके बाद उनका बीमा उपलब्ध कराया जाता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सिंचाई व शक्ति बोर्ड द्वारा निम्न से किस राज्य के विद्युत बोर्ड को 2018 में सर्वश्रेष्ठ कार्यरत पावर ट्रांसमिशन यूटिलिटी पुरस्कार दिया गया। तो दोस्तों इसको मैं बता दूं, तो राजस्थान का जो विद्युत वितरण निगम लिमिटेड है उसको 2018 में सर्वश्रेष्ठ कार्यरत पावर ट्रांसमिशन यूटिलिटी यानी सबसे ज्यादा बिजली बचत के लिए इसको पुरस्कृत किया गया है। अगला, अंबेडकर महिला कल्याण पुरस्कार, ये SC/ST की महिलाओं के संबंध में एक योजना है। अंबेडकर महिला कल्याण पुरस्कार के साथ दी जाने वाली राशि है, और इस योजना के माध्यम से जो पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों, कितना दिया जाता है, 51,000 रुपये दिया जाता है। अगला, राजस्थान के निम्न में से किस जिले में मुख्यमंत्री द्वारा देवनारायण पैनोरमा की अगर बात करें तो राजस्थान के किस जिले में देवनारायण पैनोरमा का शिलान्यास किया? तो राजस्थान के कौन जिले में? भीलवाड़ा जिले में देवनारायण पैनोरमा का शिलान्यास मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के द्वारा अभी हाल ही में किया गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रखा है, राजस्थान का प्रथम डिजिटल
डिजिटल अखबार जो डिजिटल को बढ़ावा देने के लिए है, राजस्थान के किस शहर में, तो इसको कौन से शहर में स्थित किया गया है, बीकानेर में स्थित किया गया है। अपने भारत का जो प्रथम डिजिटल अखबार राजस्थान के किस शहर में, बीकानेर में इसको स्थापित किया गया है। अगला, अभी हाल ही में चर्चा में पिंक वॉल वार्म हाल ही में खबरों में रहा है, ये किस फसल के लिए, तो पिंक वॉलमार्क एक रोग है जो कौन सी फसलों के संबंध में, कपास की फसलों को, यानी कपास के उत्पादन को कम करने में इसका योगदान है। यानी अपन कहें तो ये एक विशेष प्रकार का रोग है जो कपास की फसल को नुकसान पहुंचाने का कार्य कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर बात करें अपन भारत में प्रथम स्किल विश्वविद्यालय निम्न में से किस राज्य में शुरू किया जाएगा। तो भारत का जो प्रथम स्किल जो है, जो स्किल को बढ़ावा देने के लिए जो यूनिवर्सिटी खुलेगी वो राजस्थान के भारत के किस जिले में, किस राज्य में, राजस्थान राज्य में शुरू की जाएगी। राजस्थान के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किस जिले में किया गया, तो राजस्थान के पहले मेगा फूड पार्क का स्थापना अजमेर जिले में स्थापित किया गया है। और अभी केंद्रीय बजट 2018-19 में केंद्र सरकार के द्वारा ही घोषणा की गई है। तो भारत में 42 मेगा फूड पार्कों की स्थापना की जाएगी और अपने राजस्थान का जो पहला मेगा फूड पार्क स्थापित हुआ है वो अजमेर जिले में स्थापित किया गया है। आगे, भैरव सिंह शेखावत अंत्योदय स्वरोजगार योजना। दोस्तों, भैरव सिंह शेखावत अंत्योदय स्वरोजगार योजना को 12 फरवरी 2018 को राज्य बजट 2018-19 में वसुंधरा राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया, घोषणा की गई। इस योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को उनके जीविकोपार्जन हेतु 50,000 रुपये तक की ऋण राशि 4% वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध कराई जाएगी। और इसी योजना के साथ साथ इस बजट में सुंदर सिंह भंडारी स्वरोजगार योजना का घोषणा की गई है। और सुंदर सिंह भंडारी स्वरोजगार योजना के माध्यम से कहा गया है कि सामान्य आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के परिवारों को, जनरल कैटेगरी के परिवारों को उनके जीविकोपार्जन हेतु राज्य सरकार के द्वारा 50,000 रुपये तक का ऋण 4% वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान का कौन सा कलाकार मिट्टी के डिजाइनर पात्रों का कार्य कर रहा है। तो राजस्थान का जो अभी हाल ही में चर्चा में रहा वो है ओम प्रकाश गालव। ये इसका संबंध किससे, ओम प्रकाश गालव। तो ओम प्रकाश गालव जो है वो कलाकार जो है मिट्टी के डिजाइन पात्रों का कार्य कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से जिले का प्रतीक मोर है। तो राजस्थान के दोस्तों बताओ, राजस्थान के यहाँ पर भीलवाड़ा जो जिला है, तो भीलवाड़ा जिले का जो प्रतीक है वो है मोर। कौन है, मोर। क्लियर बात। यानी अगर बात करें भीलवाड़ा जिले का प्रतीक मोर है, जबकि अजमेर का है खड़ मोर। अजमेर का कौन सा है, खड़ मोर। क्लियर दोस्तों। हनुमानगढ़ की अगर बात करें तो हनुमानगढ़ का छोटा किलकिल, छोटा किलकिल। और यदि अपन दौसा की बात करें तो दौसा का है कौन, खरगोश। दोस्तों कौन सा है, खरगोश। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि राजस्थान के कौन से जिले का प्रतीक मोर है, यानी जो प्रतीक चिन्ह है वो कौन है, मोर है। तो भीलवाड़ा का मोर है, दौसा का खरगोश है, हनुमानगढ़ का छोटा किलकिल है और अजमेर का खड़ मोर है। क्लियर दोस्तों। तो दोस्तों ये थे आपके 12 अगस्त 2018 के जो एलडीसी का पेपर था। उस एलडीसी के पेपर में जो करंट जीके को लेकर या इकोनॉमिक्स को लेकर जो भी बातें आई वो सारे क्वेश्चन पूछे गए। आपने देखा होगा कि एग्जाम्स में करंट जीके के क्वेश्चन कुछ ज़्यादा आ रहे हैं, जिसमें योजनाओं के क्वेश्चन, समसामयिक मुद्दे वगैरह आ रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.